उसका रिकैप करते हैं। कल के उत्तर मुगल काल में आप लोगों को मैंने बताया था, उत्तर मुगल काल की शुरुआत 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही हो गई थी, जिसमें उत्तर मुगल काल का पतन कारण और विघटन बताया था। ठीक है। औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात, मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही शुरुआत माना जाता है मुगल काल का पतन का, जिसमें मुगल सम्राट 8 से ज्यादा उत्तराधिकारी मुगल साम्राज्य में बना, ठीक, आधिपत्य जमाए। और उसी समय देश विदेश की शक्तियां भारत आनी शुरू हो गई थी और क्षेत्रीय राज्य का विकास का भी शुरुआत हो चुकी थी। 18वीं शताब्दी बोले तो 1700 से 1800 बीच का माना जाता है। फिर मैंने मुगल साम्राज्य का विघटन का कारण बताया था, जिसमें कमजोर उत्तराधिकारी जो राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं थे। मुगल दरबार में गुटबंदी, आज गुटबंदी कितने हुए थे मुगल साम्राज्य में, उसकी चर्चा की जाएगी आज की क्लास में। और औरंगजेब ने अकबर के समय उदार नीति का परित्याग कर दिया था, जिसमें जरोखा दर्शन, इतिहास लेखन इत्यादि का जो चर्चा हो रही थी, ये सब परित्याग कर दिया था। फिर मैंने बताया कि औरंगजेब का नीति जो कट्टरता अपनाया, जिसमें जजिया कर्क लगाना, तीर्थ यात्रा कर्क लगाना, मंदिरों का तोड़ा जाना और धर्म परिवर्तन पर बल दिया जाना इत्यादि, ये सब औरंगजेब की धर्म नीति थी। फिर मैंने बताया कि औरंगजेब के राजपूत के महत्व को कम करना, दक्कन समस्या आ गई थी, मराठा समस्या थी, मनसबदारी समस्या थी, किसानों पर उनकी क्षमता से ज्यादा कर का बोझ डाल देना था, जिसमें कर का बोझ डाल देना था। ठीक। और नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली जैसे विदेशी आक्रमणकारों ने मुगल साम्राज्य को कमजोर किया था और कई युद्ध हुआ, जिसमें कृषि विकास का अवरोध हुआ जाना, जिसमें राजस्व कम होती चली गई, जिसके फलस्वरूप राजस्व कम होती चली गई। ठीक। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि उत्तर मुगल शासक, जिसमें पहला बहादुर शाह प्रथम था, जहांदार शाह, फरुख सियार, रफी उद्दरजात, रफी उद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, इन सब की मैंने चर्चा किया। फिर बहादुर शाह प्रथम पे चर्चा किया, जिसने औरंगजेब के 5 पुत्रों में से एक थे, जिसको मुआजम के नाम से भी जाना जाता है, बहादुर शाह प्रथम को। ठीक। औरंगजेब के 5 पुत्र मुआजम, आजम, कमाबरूस, मोहम्मद सुल्तान, अकबर। अकबर के बारे में मैंने बताया था कि मरवाड़ के युद्ध के दौरान ही अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया, फिर मराठा के पास संरक्षण लिया, फिर उसके बाद मराठा से ईरान भाग गया, जिस कारण अकबर की मृत्यु हो गई। फिर मोहम्मद सुल्तान को मैंने बताया था, मोहम्मद सुल्तान की मृत्यु 1776 में ही हो जाती है। फिर मैंने बताया था कि मुआजम और आजम के बीच 18 जून 1707 को आगरा के पास जाओ जाओ नामक स्थान पर जाओ जाओ की युद्ध होती है, जिसमें आजम की हार और इसका हत्या कर दी जाती है। फिर मुआजम और कमाबरूस के बीच होती है हैदराबाद के समीप 13 जनवरी 1709 को हैदराबाद के समीप युद्ध होती है, जिसमें कमाबरूस हार जाता है और फिर इसका भी हत्या कर दी जाती है। ठीक। फिर बहादुर शाह प्रथम बताया था मैंने, सत्ता पर काबिज किया, सत्ता सत्ता अपने हाथ में लिया, फिर शांति प्रियता प्रियता की नीति अपनाई। ठीक। जिसमें मैंने यहाँ पे अकबर के बारे में बताया था कि मरवार के युद्ध हुआ, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, फिर मराठा के पास शरण लिया और फिर भाग के ईरान चला गया, जहां उसका मृत्यु हो जाती है ईरान में ही। ठीक है। फिर यहाँ पे मरवार, ठीक, मरवार में जसवंत सिंह का मृत्यु हो जाती है 1678 में। ठीक है। मृत्यु होने के बाद इसके एक बेटे को औरंगजेब ने कैद कर लेता है। फिर दुर्गादास राठौर नामक व्यक्ति ने उसे मुगल हरम से निकलने में मदद किया, फिर जिस कारण मरवार के साम्राज्य को भी मिला लिया, किसके, यशवंत की मृत्यु के पश्चात। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को होती है और 3 पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष हो जाता है, जिसमें 3 पुत्रों पहले से ही गवर्नर के पद पर थे, जिसमें आजम गुजरात का गवर्नर, मुआजम काबुल का गवर्नर, कमाबरूस बीजापुर का गवर्नर था। ठीक। औरंगजेब ने अपने मृत्यु से पहले एक वसीयत तैयार किया था, ठीक, जिसमें लिखा था कि साम्राज्य को अपने 3 पुत्रों के बीच आपस में बांटना चाह रहा था। ठीक। फिर मुआजम वसीयत के आधार पर बांटना चाहा, लेकिन आजम ने अस्वीकार कर लिया। ठीक। फिर मुआजम वर्सेज आजम के बीच युद्ध होती है 18 जून को, जाओ जाओ आगरा के पास है, जाओ जाओ नामक स्थान पर जजुआओं का युद्ध हुआ, जिसमें आजम की हार हार होती है, पराजित हुआ, फिर हत्या कर दिया गया।
इसके बाद मैंने बताया था कि कमाबरुस भी और मुआजम के बीच हैदराबाद के समीप ही युद्ध होता है कब 13 जनवरी 1709 को, जिसमें कमाबरुस हार जाता है और फिर इसका भी हत्या कर दी जाती है। मुआजम बचा जो बहादुर शाह के नाम से जाना, मुआजम जो था बहादुर शाह के नाम से जाना, फिर बहादुर शाह प्रथम को ही शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता। ठीक। एक कथन इतिहासकारों ने दिया था कि शासक बनने की शाब्दिक संभावना आजम का था, जबकि शासक बनने का शाब्दिक गुण कमाबरुस में विद्वान था। यह स्टेटमेंट एक इतिहासकार का था। ठीक है। और बहादुर शाह प्रथम, जब बहादुर शाह प्रथम सत्ता पर काबिज किया तो क्षेत्र और राज्यों में संबंध स्थापित किया। ठीक है, जिसका शांति प्रियता नीति अपनाया, शांति प्रियता नीति अपनाया। फिर मैंने बताया बहादुर शाह प्रथम ने राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाया, जिसके फलस्वरूप इसका परिणाम जो निकला, जय सिंह को आमेर और अजीत सिंह को मरवाड़ दिया। दोनों को मरवाड़ वापस, अपना साम्राज्य वापस तो कर दिया, लेकिन सूबेदार नहीं दिया था। कौन? बहादुर शाह प्रथम इन दोनों को सूबेदार नहीं बनाया था। फिर मैंने बताया औरंगजेब ने साहू को, साहू नामक व्यक्ति को जिसे कैद कर दिया, मराठा मराठा का था। ठीक है। और बहादुर शाह प्रथम ने मुक्त कर दिया, जिसमें कहा जाता है कि मुक्त करवाने में आजम की शाब्दिक तो रुचि थी, बहादुर शाह प्रथम। ठीक। और मराठा मराठा जो राजस्व असुलता था, मराठा के दो राजस्व था, चौथ सरदेश मुखी, जिसमें चौथ मराठा किसी अन्य क्षेत्र को जीतने के बाद उसे अपने साम्राज्य में नहीं मिलाते थे, उस राज्य की रक्षा के बदले उन्हों से कुल राजस्व का 1/4 भाग वसूला करते थे, इसे ही चौथ कहा जाता है। और सरदेश मुखी में होता था, जब मराठा किसी अन्य क्षेत्र को जीतने के बाद उसे अपने साम्राज्य में मिला लेता था, उस राज्य की रक्षा के बदले वहां से कुल राजस्व का अतिरिक्त 1/10 भाग ही वसूला करते थे। ठीक है। फिर बहादुर शाह प्रथम ने मराठों को चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दिया था। ठीक है। फिर बहादुर शाह प्रथम ने सिख के साथ एक नीति का पालन किया, जिसका नाम था पुरस्कार एवं दंड नीति। ठीक। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह मित्रता पूर्वक व्यवहार किया, इनके साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार किया। और फिर गुरु गोविंद सिंह शिष्य ने बंदा बहादुर नामक एक शिष्य था, गुरु गोविंद सिंह के एक शिष्य था बंदा बहादुर नामक। ठीक है। और जब यहाँ पे मेल मिलाप की नीति अपनाए मित्रता पूर्वक, तो बहादुर शाह प्रथम से मिलने के लिए ये गुरु गोविंद सिंह महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे थे। फिर क्या हुआ, महाराष्ट्र में ही नांदेड़ नामक जगह पे, मैंने यहाँ पे लिखा, महाराष्ट्र में ही नांदेड़ नामक जगह पर पठान, ठीक, पठान ने हत्या कर दिया। ठीक है। महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे थे 17 अक्टूबर 1707 को, किसका? गुरु गोविंद सिंह को हत्या कर दिया। और जिसमें नांदेड़ में ही एक हुजूर ए शाही गुरुद्वारा बना, जिसे गुरु गोविंद सिंह के समर्पित कर दिया। ठीक। फिर जब मृत्यु होती है गुरु गोविंद सिंह की, तो उसका शिष्य था बंदा बहादुर के साथ बंदा बहादुर के साथ कारा रुख अपनाया था, जिसमें बंदा बहादुर ने बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ खुला संघर्ष किया। ठीक। खुला संघर्ष करता है कौन? बंदा बहादुर। फिर बंदा बहादुर लोहागढ़ के किले पर युद्ध होता है आपस में। फिर बंदा बहादुर हार जाती है। मुगलों द्वारा बंदा बहादुर को गुरुदासपुर नामक एक स्थान के पास उसे पकड़ लिया जाता है। उसके बाद बंदा बहादुर को मुगल हरम में कैद करके रख लिया जाता है। 1716 में फर्रुखसियार जब शासक बनता है, इन्हें मृत्युदंड दे दिया जाता है। और बंदा बहादुर का वास्तविक नाम लक्ष्मण दास था, जो होंगरा राजपूत कहलाते थे। ठीक है, होंगरा राजपूत। मैंने अब तक कितना चर्चा किया? फिर मुगल काल, ये सब आपकी रिकैप हुई थी, जो मैंने कल की वीडियो क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक दूसरे वीडियो का लिंक दिया जाता है, ताकि आप उस वीडियो को देख के नेक्स्ट क्लास का आप इंजॉय कर पाए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ पाएगी। नेक्स्ट जेन लर्निंग सेंटर टीम की तरफ से कहा गया है, बोले तो नेक्स्ट जेन
नेक्स्ट जन लर्निंग सेंटर की टीम से कहा गया है कि पीपीटी से नहीं पढ़ाना, नहीं पढ़ाना, आपको पीपीटी के बदले हैंड बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हैंड रिटन होगा, हैंड बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आपको जो भी पढ़ाया जाएगा लिखने के ही वक्त आपको समझाया जाएगा, पहले समझाया जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा। आप यही नोट्स बनाएंगे, नोट्स तैयार करोगे आप लोग। ठीक, और आप लोगों को यहीं पे, ठीक, यहीं पे एमसीक्यू चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज सॉल्व किया जाएगा और आप लोगों को प्रॉपर टेस्ट लिया जाएगा। ठीक, ये पीटी टेस्ट होगा। फिर सिविल सर्विस एग्जाम के लिए एक मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा चैप्टर के एंड में। आप लोग को ध्यान रखना है कि पहले से जो वीडियो आपने क्लास ली होगी, वीडियो के थ्रू आपको वीडियो अपलोड किया जाता है यूट्यूब चैनल पे। ये मेनली पैड क्लास का वीडियो है, पैड क्लास में प्रॉपर सेंड करके उसे विजुअलाइज करके फिर इसको यूट्यूब पे डाला जाता है। तो आप लोग यूट्यूब का लिंक दिया जाता है, तो आप लोग उसका देख के एंजॉय करके आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो समझ में आएगी आप लोगों को। अगर नहीं आ पाते हैं किसी कारण बस, तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, और हम लोग को मोटिवेट भी मिलता है। चलिए आज आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास कल की क्लास को जोड़ते हुए, कल कल तक मैंने बताया था कि जिस कारण फर्रुखसियार सत्ता पर काबिज होती है तो 1716 में बंदा बहादुर को मृत्युदंड दी जाती है, और बहादुर शाह काल में ही बहादुर शाह प्रथम के बहादुर शाह प्रथम प्रथम के शासन काल में ही बड़े पैमानों पर जागीर का वितरण किया। ठीक है, आप देखेंगे बड़े पैमानों पर जागीर का वितरण किया। जागीर होती है दान, दान दिया, और राजस्व का भी वितरण किया। साथ ही कर्मचारी को पदोन्नति पदोन्नति किया, जिस कारण राज्य के वित्त की स्थिति निरंतरता खराब होती गई। मतलब कहने का मतलब है बहादुर शाह के शासनकाल में, ठीक है, बड़े पैमाने पर जागीरों का वितरण किया, साथ ही कर्मचारियों को जो पदों में बढ़ोतरी, उसे हायरार्की सिस्टम बोले तो पद प्रमोशन प्रमोशन दिया गया, और जिस कारण राजकीय वित्त की स्थिति निरंतर निरंतर खराब होती चली गई, स्थिति निरंतर खराब होती चली गई, और राजस्व की कम पड़ गई। मैंने क्या बताया, बहादुर शाह के प्रथम शासन काल में बड़े पैमाने पर जागीरों का वितरण किया, साथ ही कर्मचारी कर्मचारियों का पदोन्नति की, और जिस कारण राज्य के वित्त की स्थिति निरंतर खराब होती गई, जिस कारण राजकीय वित्त की स्थिति निरंतर खराब होती चली गई। मैंने बताया बहादुर शाह शासनकाल में, क्या बताया, बहादुर शाह शासनकाल में बड़े पैमाने पर जागीरों का वितरण किया, साथ ही कर्मचारियों का पदोन्नति की, और जिस कारण राज्य के वित्त की स्थिति निरंतर खराब होती चली गई। ठीक है, और खराब होती चली गई। उसके बाद क्या होता है, इसी के समय निरंतर जब खराब हो रही थी तो बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है।
हो जाती है कब? फरवरी 1712 में। ठीक है, 1712 में। एक इतिहासकार था, प्रसिद्ध इतिहासकार। ठीक है, उन्होंने बहादुर शाह प्रथम के बारे में कहा। एक प्रसिद्ध इतिहासकार। इतिहासकार का कथन है, कथन है कि जो इतिहासकार का नाम, प्रसिद्ध इतिहासकार ओवल, सिडनी ओवन। प्रथम सिडनी ओवन। सिडनी ओवन का कहना था कि बहादुर शाह प्रथम अंतिम मुगल बादशाह था जिसके विषय में अच्छे शब्द कहे जा सकते थे। क्या बोला उन्होंने? बोला कि बहादुर शाह प्रथम अंतिम मुगल बादशाह था जिसके विषय में जिसके विषय में अच्छे शब्द कहा जा सकते। ये सिडनी के अनुसार, सिडनी ओवन के अनुसार। ठीक है, सिडनी ओवन के अनुसार मैंने ये प्रसिद्ध इतिहासकार का कथन था। जब सिडनी ओवन के अनुसार बहादुर शाह प्रथम अंतिम मुगल बादशाह था जिसके विषय में अच्छे शब्द कहे जा सकते थे। ठीक है, लेकिन हुआ ऐसा कि बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद उसके चार पुत्रों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, जिस कारण बहादुर शाह प्रथम यानी बहादुर शाह प्रथम सब 1 महीने तक दफनाया नहीं जा सका। ठीक है, लेकिन हुआ ऐसा, लेकिन हुआ ऐसा कि बहादुर शाह प्रथम के मृत्यु के बाद उसके चार पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, जिस कारण जिस कारण सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, जिस कारण बहादुर शाह प्रथम का सब, ठीक है, सब यानी डेड बॉडी सब 1 महीने 1 महीने तक दफनाया नहीं गया। ठीक है, मैंने क्या बोला? सिडनी ओवन के अनुसार, सिडनी ओवन के अनुसार बहादुर शाह प्रथम अंतिम मुगल बादशाह था जिसके विषय में अच्छे शब्द कहे जा सकते थे, लेकिन हुआ ऐसा कि बहादुर शाह प्रथम के मृत्यु के बाद उसके चार पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, जिस कारण बहादुर शाह प्रथम का शव 1 महीने तक दफनाया नहीं गया। ठीक है, 1 महीने तक नहीं दफनाया गया था। उसके बाद बोले तो उसके बाद मुगल दरबार में एक गुटबंदी हुआ था। ठीक है, मुगल दरबार में गुटबंदी, ठीक है, गुटबंदी हुआ था जिसमें 3 गुट, 3 गुट, एक था ईरानी दल, ठीक, दूसरा था सैयद गुट, सैयद बंदूका, सैयद गुट, ठीक, तीसरा था तुरानी गुट। ठीक, ये 3 मेनली गुटबंदी हुआ था।
मुगल दरबार में, ठीक है। आइए तीनों गुटबंदी पहले देखते हैं, उसके बाद कारक देखेंगे। पहले ये देखेंगे, उसके बाद मुगल काल के पतन का कारक। ठीक, मुगल काल के पतन का कारक ये देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मुगल शासक। मेनली आज तीन चर्चा होगी तीन चीजों पर। आइए एक एक करके देखते हैं। ईरान, यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। जिसमें ईरानी ईरानी दल था, ईरानी दल, ईरानी दल जुल्फिकार, जुल्फिकार, जुल्फिकार खान, ठीक है। जुल्फिकार खान था। फिर सैयद में दो था, सैयद बंधु में बोले तो इसको हुसैन अली, हुसैन अली। दूसरा था अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला खान, जिसको बाद में जाके एक को पटना का गवर्नर बनाया, दूसरे को इलाहाबाद का गवर्नर बनाया, गवर्नर बनाया, ठीक है। एक तक तुरानी, तुरानी गुट में थे चिनकलिज खां, तुरानी गुट में चिन चिनकलिज चिनकलिज खां, उसका असफ जहां, सब जहां। उसके बाद निजामुल मुल्क, मुल्क, उसके बाद था निजाम हैदराबाद। इतना गुटबंदी हुआ था, ये सब मुगल दरबार में गुटबंदी का हिस्सेदार था, ठीक है। फिर गुटबंदी हुआ, और गुटबंदी गुटबंदी हुआ, इन गुटबंदी के की हाथों में मुगल शासक का सम्राट डिसाइड होता था। मुगल काल में कौन शासक शासन करेगा, कौन शासक बनेगा, इन गुटबंदियों पर निर्भर करता था, ठीक है। आइए सबसे पहले देखते हैं मुगल का पतन का कारक। मुगल पतन का कारक, ठीक है। एक एक करके देखेंगे कि कारक कौन कौन था और क्या था, ठीक है। नेक्स्ट जेन लर्निंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। नेक्स्ट जेन चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाते रहिए। चलिए पतन का कारक देखते हैं। पहला कारक था राजनीतिक कारण। क्या था? राजनीतिक कारण। ये सब तो संक्षिप्त में देखेंगे, संक्षिप्त में बताएंगे कि कैसे क्या हुआ था। फिर था विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। फिर मुगलों की सैन्य दुर्बलता, मुगलों की सैन्य दुर्बल दुर्बलता। फिर धार्मिक कारण, ठीक। फिर आर्थिक कारण, ठीक है। इतना मेनली ये पांच कारण थे मुगलों पतन कारक। इसको संक्षिप्त में देखते हैं, ठीक है। आइए एक एक करके संक्षिप्त में देखेंगे। पहला देखेंगे राजनीतिक, राजनीतिक कारक में सबसे पहला देखते हैं उत्तराधिकारी, ठीक है। उत्तराधिकारी के नियम, नियम का अभाव। उसके बाद औरंगजेब, औरंगजेब की दुर्बलता, दुर्बल उत्तराधिकारी। तीसरा देखते हैं प्रांतीय सूबेदारों की महत्वाकांक्षा,
महत्वाकांक्षा, दरबार षड्यंत्र, दरबारी बोल सकते हैं जो दरबार में मुकुट मुकुट बना था एवं मुकुट बने थे। वाह जी। पांचवा था प्रशासनिक भ्रष्टाचार। प्रशासनिक भ्रष्टाचार, मेनली ये राजनीतिक कारक थे, आप लोग को पता है, आप लोग लिख लेंगे, नोट्स कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। ये थी। फिर दूसरा क्या था? दूसरा था विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण, ठीक है। दूसरा विदेशी आक्रमण, जिसमें मैंने बताया था कि विदेशी आक्रमण नादिर शाह, ठीक है, नादिर शाह थे। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, शाह अब्दाली, इन जैसे व्यक्तियों। फिर भारत में यूरोपीय शक्ति, ठीक है था, भारत में यूरोपीय शक्ति जो आगमन हुई थी भारत में, यूरोपीय शक्ति का विस्तार, ठीक है, आगमन, इसी समय आगमन भी हुआ था। फिर क्या था, ये भी देखते हैं। मुगलों की सैन्य दुर्बलता, तीसरा था मुगलों की सैन्य दुर्बलता, ठीक है, मुगलों की सैन्य दुर्बलता। अयोग शासक थे, पहली बात, अयोग शासक। दूसरी बात था सैन्य आधार कमजोर, आधार कमजोर, ठीक। फिर मैंने बताया था कि सेना हेतु प्रांतीय सूबेदार पर निर्भरता, सेना हेतु प्रांतीय सूबेदार निर्भरता का बढ़ना, बढ़ाना या बढ़ना, ठीक है। फिर चौथा था उत्तर मुगल काल में केंद्रीय इकाई का छिन्न भिन्न होना, उत्तर मुगल काल में केंद्रीय इकाई का छिन्न भिन्न होना, ये थी सैन्य दुर्बलता का कारण। फिर चौथा क्या था, धार्मिक कारण, चौथा धार्मिक, पांचवा आर्थिक, चौथा धार्मिक कारण, ठीक, और पांचवा आर्थिक कारण, ठीक है। चलिए दोनों को देखते हैं। धार्मिक कारण में धर्म निरपेक्ष की नीति का परित्याग पहला था, धर्म निरपेक्ष नीति का परित्याग, ठीक है, ये मुगलों काल के पतन का कारण था। और फिर दूसरा था विभिन्न संप्रदायों संप्रदायित्वों में, ठीक, के विद्रोह, मतलब विभिन्न संप्रदायों का विद्रोह हुआ, जैसे राजपूत, मराठा, ठीक, जाट इत्यादि। मुगल मुगल का विद्रोह किया था, मुगल के खिलाफ विद्रोह किया था। फिर आर्थिक कारण में था कि किसानों पर किसानों पर उनकी क्षमता से ज्यादा कर का लगाना, ठीक है, उनकी क्षमता से, और भूमि लगान की व्यवस्था छीन भिन्न की थी। ये सब कारक था।
जिसमें आप लोगों को मुगल काल के पतन के कारक में से जानना है। ठीक है, आइए एक एक करके पहले देखते हैं। ठीक है, कि आज आज क्या क्या हुआ क्लास में, उसका रिवाइज करते हैं। यहाँ से रिवाइज करते हुए चलेंगे। मैंने बताया कि बहादुर शाह प्रथम के शासन काल में ही बड़े पैमाने पर जागीरों का वितरण किया, साथ ही कर्मचारियों का प्रमोशन किया, और जिस कारण राज्य के वित्त की स्थिति निरंतर खराब होती चली गई। ठीक है, बहादुर शाह के शासनकाल में यह सब हुआ। जब बहादुर शाह अपने गद्दी हासिल किए, शासक बने, सम्राट बने, तो ये सब काम किया। ठीक, फिर बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है, वो फरवरी 1712 में। मृत्यु के तत्पश्चात इसके 4 बेटों में संघर्ष भी हुआ। ठीक, और सिडनी ओवन के अनुसार, अगर सिडनी प्रसिद्ध इतिहासकार का कथन है, सिडनी ओवन के अनुसार बहादुर शाह प्रथम अंतिम मुगल बादशाह था जिसके विषय में अच्छे शब्द कहा जा सकता था। ठीक है, लेकिन हुआ ऐसा कि बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है, उसके 4 पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, जिस कारण बहादुर शाह प्रथम की शव, यहाँ पे देखेंगे शव, 1 महीने तक दफनाया नहीं जा सका। ठीक है, और फिर मैंने बताया कि मुगल दरबार में गुटबंदी हुआ, जिसमें ईरानी दल, सैयद गुट और तुरानी हुआ था। ईरानी दल के मुखिया जुल्फिकार और सैयद हुसैन अली अब्दुल्ला खान, और जिसे पटना का गवर्नर, हुसैन अली को पटना का गवर्नर बनाया और अब्दुल्ला को इलाहाबाद का गवर्नर बनाया। फिर तुरानी गुट के थे चिंकलिज खान, असफ जाट, फिर निजाम उल मुल्क, निजाम हैदराबाद, ये तुरानी ग्रुप में शामिल थे। ठीक, फिर मैंने बताया कि मुगल काल का पतन का कारक पर चर्चा की है, जिसमें राजनीतिक कारण था, विदेशी आक्रमण था, मुगलों की सैन्य दुर्बलता थी, धार्मिक कारण और आर्थिक कारण, ये सब थी पतन का कारक। पतन का कारक, जिसमें एक एक करके संक्षिप्त में मैंने बताया। राजनीतिक में थे उत्तराधिकारी, नियम का अभाव था, औरंगजेब के दुर्बल अधिकारी उत्तराधिकारी थे, औरंगजेब के दुर्बल उत्तराधिकारी, प्रांतीय सूबेदारों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी, दरबारी षड्यंत्र में गुटबाजी होने लगी थी, फिर प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी शामिल था। फिर मैंने बताया कि विदेशी आक्रमण में नादिर शाह अहमद शाह जैसे विदेशी आक्रमण जो मुगल साम्राज्य को कमजोर करने में अत्यधिक भूमिका निभाई। फिर भारत में यूरोपीय शक्ति का भी विस्तार होना स्टार्ट हो गया था और आगमन की प्रस्थान थी। ठीक है, फिर मुगलों में सैन्य दुर्बलता थी, जिसमें अयोग्य शासक, सैन्य आधार कमजोर होना, सैन्य हेतु प्रांतीय सुविधा निर्भरता बढ़ता चला गया, और फिर उत्तर मुगल काल में केंद्रीय इकाई का छिन्न भिन्न हुआ। ठीक है, फिर मैंने धार्मिक कारण बताया, जिसमें धर्म निरपेक्ष नीति का परित्याग किया, विभिन्न संप्रदायों ने इसके खिलाफ विद्रोह किया, जैसे राजपूत थे, मराठा, जाट इत्यादि। फिर आर्थिक कारण था, एक आर्थिक कारण, किसानों पर उनकी क्षमता से अधिक से ज्यादा कर लगाना, फिर उसका असूल करना, और राजस्व की स्थिरता कम होती चली गई। ठीक है, आइए, कम होती चली गई, जिसमें एक शासक था, यहाँ पे मैंने चर्चा किया पहले, उस शासक में यहाँ पे, कहाँ पे शासक शासक ये जहांदार शाह। ठीक है, जहांदार शाह की बात की थी, चलिए आज उसका चर्चा करते हैं। जहांदार शाह था कौन? ठीक है, यहाँ पे लेते हैं जहांदार शाह। चलिए, ठीक है, शासक जहांदार शाह, उसका शासन काल था 1712 1713, मात्र 6 से 9 महीने। क्या? 6 से 9 महीने। जहांदार शाह बोले तो बहादुर शाह के 4 पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। ठीक है, इसी में बहादुर शाह जहांदार शाह बहादुर शाह के 4 पुत्रों में से थे। अगर बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्रों, अलग से 4 पुत्रों, 4 पुत्रों कौन कौन, ये एक एक करके बात करते हैं। पहला जहांदार शाह, ठीक, दूसरा था
अजीम उस्सान, अजीम। ठीक। तीसरा था रफी उस्सान, रफी उस्सान। ठीक। चौथा था जहान शाह। ये चार पुत्र, चार पुत्रों में से ये कौन, जहांदार शाह, जिसका शासनकाल 712 से 713 तक रहा। नहीं, इसका शासनकाल बोले तो जहांदार सिंह मात्र 10 महीने की थी, मात्र 10 महीने की शासनकाल। ठीक है, जहांदार शाह। चलिए आगे चर्चा करते हैं जहांदार शाह। जहांदार शाह के बारे में बताया जाता है कि बहादुर शाह प्रथम का पुत्र, चार पुत्रों में संघर्ष हुआ जिसमें ईरानी दल, बहादुर शाह प्रथम के चार पुत्रों के सत्ता के बीच संघर्ष हुआ जिसमें ईरानी दल के नेता जुल्फिकार की सहायता से जहांदार शाह मुगल शासक बनने में सफल हुआ, यानी कामयाब हुआ। फिर जुल्फिकार को बाजिर घोषित किया गया। ठीक है, आप लोगों को क्या बताया, जहांदार शाह बहादुर शाह प्रथम के पुत्र थे। जहांदार शाह बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था, बहादुर शाह प्रथम का पुत्र, जिसमें सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। संघर्ष हुआ बहादुर शाह प्रथम के चार पुत्रों के बीच। ठीक। जिसमें जिसमें ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खान के सहायता से जहांदार शाह शासक बना। ठीक है, जुल्फिकार खान के सहायता से शासक बना। फिर जुल्फिकार को फिर जुल्फिकार खान को वाजिर बना दिया। कौन, जहांदार शाह। जहांदार शाह कहानी क्या था, बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था जिसमें सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। बहादुर शाह प्रथम के चार पुत्रों के बीच संघर्ष हुआ। ठीक है, जिसके फलस्वरूप ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खान की सहायता से जहांदार शाह शासक बना। फिर जुल्फिकार को बाजिर बना दिया। ठीक, बाजिर बना दिया, घोषित कर दिया, घोषित कर दिया। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद जहांदार शाह के समय जजिया कर तथा तीर्थ कर को समाप्त कर दिया गया। क्या हुआ, जहांदार शाह के समय में ही, यानी शासन जहांदार के शासनकाल में ही जजिया कर जजिया कर एवं तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसमें पूछा जाता था पहली बार जजिया कर समाप्त कर दिया, जहांदार के समय में ही जजिया कर एवं तीर्थ कर समाप्त कर दिया। उत्तर मुगल काल में जजिया कर किसने समाप्त किया, तो जहांदार शाह ने जो किया। फिर क्या हुआ, जब बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में ही राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई, अजित जिसमें जय सिंह। ठीक, अजित सिंह को, ठीक है, मलवार का मालावा जय सिंह को मालवा का सूबेदार। ठीक है, सूबेदार सूबेदार एवं, ठीक, सूबेदार और एवं सवाई मिराज की उपाधि दी। कह दिया, सूबेदार एवं सवाई आई मिराजा राजा की उपाधि दी।
उपाधि दिया। ठीक। और फिर अजीत सिंह को महाराज की उपाधि दी, महाराजा का उपाधि दिया। ठीक है। फिर वहां का सूबेदार भी प्रदान किया, तार भी प्रदान किया। ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझाते हैं। जहां पे बहादुर शाह प्रथम ने जय सिंह को मारवे, अजीत सिंह को आमेर, जैसा को आमेर, अजीत सिंह को मारवे वापस किया, तो उसी समय फिर जब जहांदार शासक बने तो जय सिंह को मालवा का सूबेदार और सवाई मिराज की उपाधि दी। ठीक है। फिर अजीत सिंह को महाराज, ठीक है, अजीत सिंह को महाराज की उपाधि और सूबेदार प्रदान किया। बोले तो अजीत सिंह इसको तरह जिसमें अजीत सिंह को मरवार, ठीक है, अजीत सिंह को मरवार और जय सिंह को हानि है। ठीक। बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में ही इसे दिया गया, लेकिन उस टाइम सूबेदार नहीं दिया गया था। ठीक। जब जहांदार शाह आया तो मालवा का सूबेदार दिया और सवाई मिराज सिंह को उपाधि दी, सवाई मिराज को उपाधि दिया। ठीक है। फिर अजय सिंह आया तो महाराज का उपाधि दिया और सूबेदार प्रदान किया। ठीक है। कौन? जहांदार शाह ने। यहाँ पे ये देखेंगे। फिर मराठों को सरदेशमुखी और चोट वसूलने का अधिकार दिया, शर्त लगा दिया कि वसूली मुगल अधिकारों के द्वारा किया जाएगा। ठीक। शर्त क्या था? जहांदार शाह ने मराठों को सरदेशमुखी, ये आज की क्लास की लास्ट टॉपिक है कि सही से समझेंगे। सरदेशमुखी और चौथ, मराठों को सरदेशमुखी और चौथ वसूलने का अधिकार बहादुर शाह प्रथम ने ही दिया था, लेकिन जहांदार शाह ने यहाँ पे शर्त लगाया। शर्त शर्त ये लगाया कि वसूली मुगल अधिकारियों द्वारा होगा। द्वारा होगा। ठीक है। यहाँ पे मराठों को सरदेशमुखी वसूलने के दिया। फिर जुल्फिकार खान ने जागीरों के वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। जागीरों पर वितरण, जिसमें बहादुर शाह प्रथम ने जागीरों को बहुत प्रचुर मात्रा में वितरण किया था। यहाँ पे जुल्फिकार खान ने जागीरों वितरण, जागीरों के वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। और इसके राजस्व वसूलने में, ठीक है, इजारा, फिर प्रतिबंध लगा दिया। फिर इजारा व्यवस्था शुरुआत की। यहाँ पे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इजारा, इजारा व्यवस्था की शुरुआत हुआ। ठीक है। शुरुआत हुआ। और राजस्व वसूली कैसे की जाती थी? राजस्व वसूली वसूली नीलामी पद्धति, नीलामी पद्धति के माध्यम से किया जाता था। ठीक है। यहाँ पे नीलामी पद्धति अपनाया या इस माध्यम से किया जाता था। क्या व्यवस्था की? इजारा व्यवस्था। यहाँ पे देखेंगे इजारा व्यवस्था की शुरुआत की, फिर नीलामी पद्धति के माध्यम से राजस्व वसूलने की प्रक्रिया अपनाया। जहांदार शाह ने लाल कुमार लाल कुमारी नामक महिला का विशेष प्रभाव था। ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर खाफी 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 खान के अनुसार जहांदार शाह, जहांदार शाह का काल, कालभान, नर्तक, गायक, रंगकर्मी जैसों के लिए ठीक सुनहरा काल काल कहा जाता है। ये जहांदार शाह, ये 10 महीने में इतना परिवर्तन हुआ। ठीक है। चलिए
और फिर जहांदार शाह का शासनकाल 10 महीनों की होती है। ठीक, चलिए आज का लास्ट टॉपिक था जिसमें मैंने पढ़ाया, एक बार रिकैप करते हैं। ठीक है, ठीक है, जहांदार से रिकैप करते हैं। मैंने बताया कि जहांदार शाह बहादुर शाह प्रथम के पुत्र थे। ठीक है, जहांदार शाह सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, बहादुर शाह के 4 पुत्रों के बीच संघर्ष हुआ, फिर शासक बना। ठीक, जिसमें ईरानी, ठीक, बहादुर शाह जुल्फिकार खान के। ठीक है, ये सब टॉपिक आप लोग पढ़ के आएंगे जी। नमस्कार, आप लोगों को नेक्स्ट जन लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।